हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। ये वीडियो से कि आपको पता है कि एमए फाइनल हिस्ट्री जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर 8 नंबर मध्यकालीन भारत का इतिहास 1656 से लेकर 1761 तक जितना भी इतिहास है उनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी इसके देखें वीडियो को अच्छे से, एक दो बार अगर परीक्षा से पहले आपको देख लेते हैं इसको अच्छे से आपका याद हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना एवं मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल शासनकाल में राजपूतों के साथ संबंध एक महत्वपूर्ण अभियान थे। अकबर ने जिस नीति की नींव रखी थी वह समन्वय और सहयोग की थी, परंतु औरंगजेब के समय यह नीति काफी बदल गई, जिससे मुगल राजपूत संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना की अगर बात करें तो पहला पॉइंट आता है धार्मिक असहिष्णुता। क्या पॉइंट आता है? धार्मिक असहिष्णुता। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने मंदिरों को तोड़ने, जजिया कर लगाने और इस्लाम को बढ़ावा देने की नीति अपनाई थी। इससे राजपूतों में असंतोष फैला जो हिंदू धर्म के संरक्षक माने जाते थे। दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप तो औरंगजेब ने मेवाड़, मारवाड़ और आमेर जैसे प्रमुख राजपूत राज्यों के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। विशेष रूप से मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को लेकर औरंगजेब की नीति में राजपूतों को क्रोधित कर दिया। तीसरा था मारवाड़ विद्रोह। अगर मारवाड़ विद्रोह 1679 की बात करें तो दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को सीधे मुगल प्रशासन के अधीन करना चाहा। जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मान्यता न देकर औरंगजेब ने वहां मुगल फौज भेज दी थी, जिससे राठौड़ों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। चौथा पॉइंट आता है मेवाड़ का समर्थन। अगर मेवाड़ के समर्थन की बात करें दोस्तों तो मेवाड़ के राजा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया और दोनों राज्यों ने मिलकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और ये संघर्ष कई वर्षों तक चला था। पांचवा पॉइंट है राजपूत मुगल संबंधों में गिरावट। अगर बात करें तो औरंगजेब की कठोर नीतियों और धार्मिक असहिष्णुता के कारण राजपूतों के साथ जो सहयोगी संबंध थे वे टूट गए। कई राजपूत स्वतंत्रता के लिए लड़ने गए थे। फिर मुगल राजपूत संबंधों की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है अकबर की नीति। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? अकबर की नीति। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए। राजपूतों को प्रशासन में उच्च पद दिए गए और राजा मान सिंह जैसे सेनापति मुगल दरबार का हिस्सा बने। दूसरा पॉइंट है जहांगीर और शाहजहां। तो इन दोनों शासकों ने अकबर की नीति को आगे बढ़ाया और राजपूतों के साथ संबंध मधुर बनाए रखे। क्या बनाए रखे? मधुर संबंध बनाए रखे थे। अगर बात करते हैं औरंगजेब की तो औरंगजेब का आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब की कट्टरता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यह संबंध बिगड़ गया और राजपूतों ने विद्रोह का रास्ता अपना लिया था। निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि औरंगजेब की नीति ने राजपूतों के साथ मुगल संबंधों में दरार डाल दी और जहां अकबर ने समन्वय की नीति अपनाकर साम्राज्य को मजबूत किया, वहीं औरंगजेब की नीतियां विघटनकारी सिद्ध हुई थी। इससे न केवल मुगल साम्राज्य को क्षति पहुंची बल्कि राजपूतों में स्वतंत्रता की भावना भी बलवती हो गई थी। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों औरंगजेब की बीजापुर और गोलकुंडा के प्रति नीति को समझाइए। तो औरंगजेब की बीजापुर और गोलकुंडा की नीति मुगल साम्राज्य के दक्षिणी विस्तार की एक रणनीति की महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इन दोनों शक्तिशाली दक्षिणी सल्तनत के प्रति औरंगजेब की नीति का उद्देश्य उन्हें पराजित कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को पूरे दक्षिण में स्थापित करना था। पहला पॉइंट है बीजापुर की नीति। अगर बीजापुर की नीति की बात करें दोस्तों तो बीजापुर एक शक्तिशाली दक्षिण सल्तनत थी जिससे आदिल शाही वंश हासिल करता था। औरंगजेब ने 1667 में बीजापुर को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन जब वहां के शासक सिकंदर आदिल शाह ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की तो औरंगजेब ने सैन्य अभियान शुरू कर दिया। तो 1686 में बीजापुर का आक्रमण कर उसे जीत लिया गया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। दोस्तों अभी ने मुझे पता है आप सभी ने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। आप वीडियो को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताते रहिए क्या क्या क्वेश्चन है आपका। छोटा वाला क्वेश्चन अगर आपको कुछ आ रहा है या मान लो आपके कोई दिमाग में डाउट चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बाकी आप कमेंट करते रहिए साथ साथ। तो 1686 में क्या हुआ? बीजापुर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरा है गोलकुंडा की नीति। तो बीजापुर के बाद दूसरी नीति आती है गोलकुंडा की। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोलकुंडा कुतुबशाही वंश के अधीन था। किसके वंश के अधीन था? कुतुबशाही वंश के अधीन था और हीरे की खानों के कारण अत्यंत समृद्ध था। औरंगजेब को संदेह था कि गोलकुंडा के शासक मुगल विरोधी शक्तियों विशेषकर मराठों का समर्थन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि 1687 में
औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई की और किले को घेर कर अंततः उसे जीत लिया। इस विजय के बाद गोलकुंडा भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि औरंगजेब की बीजापुर और गोलकुंडा की नीति सैन्य आक्रमण, राजनीतिक दमन और साम्राज्य विस्तार पर आधारित थी। यद्यपि उसे मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा, लेकिन लंबे समय तक दक्षिण में शांति स्थापित नहीं हो सकी और इन युद्धों ने साम्राज्य की आर्थिक व सैन्य शक्ति पर गंभीर प्रभाव डाला था। यह था दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत पर नादिर शाह के आक्रमण और कारणों की विवेचना करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण और कारणों की विवेचना करो। तो नादिर शाह ईरान का शासक था, यानी फारस ईरान का शासक था, जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और एक महत्वाकांक्षी साहसी और युद्ध कौशल शासक था। उसके कारण आक्रमण ने भारत विशेषतः मुगल साम्राज्य को गहरे रूप से प्रभावित किया था। नादिर शाह के भारत आक्रमण के कारण क्या थे? तो पहला कारण है राजनीतिक अराजकता। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और मुगल बादशाह मुहम्मद शाह आलसी और अयोग्य था, जिसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था बिखर चुकी थी। और इस अराजकता ने नादिर शाह को आक्रमण के लिए प्रेरित किया था। दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक लाभ। अगर आर्थिक लाभों की बात करें तो भारत उस समय धन संपदा में समृद्ध था। नादिर शाह की नज़र भारत की अपार संपत्ति पर थी, विशेषतः दिल्ली के खजाने और कोहिनूर जैसे हीरे रत्नों पर उसकी नज़र थी। तीसरा पॉइंट है अफगान विद्रोही शरणार्थी। तो नादिर शाह ने मुगल सम्राट से अफगान विद्रोही नेता हुसैन अली खान को सौंपने की मांग की, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और यह भी आक्रमण का एक तत्काल कारण बना। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों फारसी साम्राज्य का विस्तार। तो फारसी साम्राज्य का विस्तार कैसे? तो नादिर शाह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और भारत पर आक्रमण करके वे अपने राजनीतिक व सैन्य प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था। किसको? सैन्य प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, आक्रमण की घटनाएं क्या थी। तो आक्रमण क्यों हुआ, उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके बारे में बात करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नादिर शाह ने कंधार और लाहौर को जीतते हुए दिल्ली की ओर बढ़ई बनाई। 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई और नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और भीषण नरसंहार करवाया था। दिल्ली से वे अपार संपत्ति, कोहिनूर, तख्ते ताउस आदि लेकर लौट गया था। फिर आगे इसके परिणाम क्या है? तो परिणाम हमें ये देखने को मिलते हैं कि मुगल साम्राज्य की कमजोरी उजागर हुई, दिल्ली की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, भारत की राजनीतिक स्थिरता और अधिक बिगड़ गई थी दोस्तों। चौथा पॉइंट है ब्रिटिश और मराठों जैसे शक्तियों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। फिर इसके अगर निष्कर्ष की बात करें तो नादिर शाह का भारत आक्रमण केवल एक लूटपाट नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत का प्रतीक था। यानी अगर नादिर शाह के बात करें आक्रमण की तो केवल लूटपाट करना नहीं था जैसे गजनी के आए थे, उसका उद्देश्य मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत करना था। और यह आक्रमण भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ जिसने देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को झकझोर रख दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई जय सिंह मुगल दरबार का अंतिम राजनीतिज्ञ था, उस पर आप टिप्पणी कीजिए। अगर इसके उत्तर की बात करें अच्छे से इसको समझे तो सवाई जय सिंह द्वितीय 1688 से 1743 आमेर जयपुर के एक प्रतिभाशाली और दूरदर्शी शासक थे। दोस्तों इन्हें खगोल विज्ञान, गणित, स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी, लेकिन उनका योगदान केवल सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। वे मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पात्र भी थे। राजनीतिक भूमिका और महत्व तो मुगल साम्राज्य का 6 और भोय सिंह की भूमिका यानी जय सिंह की अगर भूमिका की बात करें तो जब मुगल साम्राज्य अपनी राजनीतिक शक्ति खो रहा था, क्या खो रहा था दोस्तों? जब मुगल साम्राज्य अपनी राजनीतिक शक्ति खो रहा था उस समय सवाई जय सिंह ने न केवल मुगल दरबार में अपनी उपस्थिति बनाए रखी बल्कि अपनी सूझबूझ और राजनीतिक चतुराई से अपनी स्थिति भी मजबूत कर ली। वे औरंगजेब के शासनकाल में भी सक्रिय रहे और बाद में बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक शेर और मोहम्मद शाह के समय में दरबारी राजनीति में भाग लिया था। दूसरा पॉइंट आता है सवाई की उपाधि। अगर सवाई की उपाधि की बात करें तो उन्हें औरंगजेब ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों सवाई जय सिंह है उनको औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि प्रदान की जाती है, जिसका अर्थ होता है सवा व्यक्ति। सवा व्यक्ति अर्थात एक किसी से सवय होना। हम कहते हैं ना ये तो तुमसे सवय है थोड़ा या ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, तो अर्थात सामान्य से अधिक प्रतिभाशाली होना, प्रभावशाली होना, ये उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक कुशलता का प्रमाण था। फिर तीसरा पॉइंट है राजनीतिक कूटनीति। राजनीतिक कूटनीति कैसे?
तो मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ढांचे के बीच सवाई जय सिंह ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ बनाए रखी, बल्कि दक्षिण और मराठा शक्ति के बीच भी संतुलन बनाने की कोशिश की। वे अपने राज्य की सुरक्षा के साथ साथ राजपूताना की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने में भी सफल रहते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है जंतर मंत्र और ज्ञान की राजनीति। जंतर मंत्र और ज्ञान की राजनीति। तो सवाई जय सिंह ने जिन वेधशालाओं जंतर मंत्र की स्थापना की, वे केवल वैज्ञानिक रुचि का उदाहरण नहीं थी, बल्कि उनकी दूरदर्शी राजनीतिक सोच को भी दर्शाती है। और ये दिखाता है कि वे सत्ता को केवल तलवार के सहारे नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के माध्यम से भी रखना चाहते हैं। फिर इसका निष्कर्ष आता है कि सवाई जय सिंह को मुगल दरबार का अंतिम राजनीति का कहना इसलिए उचित है क्योंकि इस युग के अंतिम प्रभावशाली दरबारी राजनीति के थे। उन्होंने एक पतनशील साम्राज्य में अपनी भी सूझबूझ की राजनीति को एक गरिमा और संतुलन प्रदान किया। उनके बाद मुगल दरबार केवल नाम मात्र रह गया और वास्तविक सत्ता क्षेत्रीय शासकों और अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पानीपत के तरते युद्ध का वर्णन करते हुए मराठों की पराजय का कारण बताइए। बहुत तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानीपत का तरते युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तरते युद्ध किसके मध्य होता है? एक तो अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच लड़ा जाता है और ये युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। युद्ध का अगर संक्षिप्त वर्णन देखते हैं हम, तो मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इससे दिल्ली की कमजोर मुगल सत्ता और उत्तर भारत की अन्य शक्तियों को चुनौती मिली। अहमद शाह अब्दावली ने पंजाब में अपना प्रभाव बनाए रखने के और मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। किसके लिए किया था? मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। यानी ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय, इसके अंदर जो मराठों की सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं दोस्तों, कौन कर रहे होते हैं? सदाशिवराव भाऊ उसने किया। जबकि अब्दावली की ओर से नजीबुद्दौला, सुजाउद्दौला और अन्य रूढ़िवादी मुस्लिम सरदारों ने समर्थन किया और इस भीषण युद्ध में मराठों की पराजय हुई और लाखों सैनिक मारे गए थे। कितने सैनिक दोस्तों? लाखों सैनिक मारे गए। तो इसमें मराठों की पराजय के कारण क्या थे, वे भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट आता है उत्तरी भारत की शक्तियों का समर्थन नहीं मिलना। राजपूत, जाट, सिख जैसे स्थानीय शासकों ने मराठों का समर्थन नहीं किया। अवध के नवाब नजीबुद्दौला जैसे मुस्लिम सरदार अब्दावली के साथ हो गए। दूसरा है रणनीतिक गलतियां। यानी गलतियां किस प्रकार की, रणनीति कैसे गलत बने उन्होंने? तो मराठों ने लंबा युद्ध खींचने की योजना बनाई, लेकिन उनके पास पर्याप्त राशन और आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। वे उत्तरी भारत की जलवायु और भूगोल से अनभिज्ञ थे। उनको पता नहीं था किस प्रकार की जलवायु है, कैसा वहाँ का भूगोल है। तीसरा पॉइंट था सेना में एकता की कमी। तो मराठा सेना में विभिन्न घटक थे जो पूरी तरह संगठित नहीं थे। एक सेनापति के रूप में सदाशिवराव भाऊ की सैन्य रणनीति उत्तर भारत के लिए उपयुक्त नहीं रही थी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा पॉइंट था अब्दावली की सैन्य क्षमता और कूटनीति। अब्दावली की सैन्य क्षमता और कूटनीति की अगर बात करें तो अब्दावली एक अनुभवी योद्धा था और उसने भारतीय शक्तियों के बीच फूट डालकर उन्हें कमजोर किया। कैसे किया? फूट डाली और उसको कमजोर कर दिया। पांचवा पॉइंट है मराठों का अधिक आत्मविश्वास और राजनीतिक बोल। यानी मराठी क्या करते हैं? अपने खुद पर अत्यधिक आत्मविश्वास कर लेते हैं और राजनीतिक भूल हो जाती है। यानी मराठा ये मान बैठे थे कि अब्दावली को आसानी से हरा देंगे, परंतु उन्होंने उनके सैन्य बल, कूटनीति को कम आंका। निष्कर्ष यही निकला कि पानीपत की तृतीय यानी तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य की विस्तारवादी नीति की एक बड़ी विफलता थी। यह युद्ध मराठों की सैन्य शक्ति को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक संतुलन को बदलने वाला साबित हुआ। दोस्तों, मुझे पता है आपने अभी तक क्लास को, वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया। आप नए जुड़ गए हो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। आप पहले लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा सा एक कमेंट दे दीजिए और आप अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले पर्सन की ओर चलते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी मैं बोल रहा हूं, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपको अच्छे से वीडियो और आगे कंपटीशन के लिए आपको ऐसे फैक्ट मिलते रहें, ताकि आप अच्छे से याद करते रहें और अपने परिवार का, अपना खुद का, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। कर दिया होगा लाइक आपने? जिसने भी लाइक कर दिया थम्स अप कर दे जल्दी से। अगला पर्सन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। उससे पहले आप लाइक कर दें सभी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है पेशवा बाजीराव प्रथम की उत्तर भारत में विस्तारवादी नीति का वर्णन करो। तो पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740
मराठा साम्राज्य के सबसे कुशल और महत्वाकांक्षी पेशवाओं में से एक से। उन्होंने छत्रपति साहू के अधीन रहते हुए मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत की ओर तेजी से विस्तार किया। बाजीराव की नीति न केवल सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ थी बल्कि राजनीतिक चतुराई से भी परिपूर्ण थी। उनकी उत्तर भारत में विस्तारवादी नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम की बात करें और उत्तर भारत की जो नीति है उसकी बात करें हम। पहला पॉइंट आता है दिल्ली की ओर ध्यान केंद्रित करना। पहला पॉइंट क्या है? दिल्ली की ओर ध्यान केंद्रित करना। तो बाजीराव का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मराठों का प्रभुत्व स्थापित करना था। उन्होंने मुगल शासन की कमजोरी का लाभ उठाया और बार बार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर आक्रमण किया। दूसरा पॉइंट आता है मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाना। दोस्तों, बाजीराव ने देखा कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे विकसित हो रहा है और उसने मुगल सम्राटों और उसके सूबेदारों के बीच चल रहे संघर्षों का लाभ उठाते हुए मराठा शक्ति को उत्तर भारत तक पहुंचाया। तीसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक गठबंधनों और आक्रमणों की रणनीति। तो बाजीराव ने राजपूतों, बुंदेलों, अन्य स्थानीय शासकों की शक्तियों के साथ गठबंधन बनाए और उन्होंने छत्रसाल बुंदेलों की सहायता कर बुंदेलखंड के मराठों का प्रभाव स्थापित किया। बदले में छत्रसाल ने उन्हें क्या किया? अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दिया था। चौथा पॉइंट आता है दिल्ली पर आक्रमण। दिल्ली पर आक्रमण कैसे? 1737 में। तो बाजीराव ने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को चुनौती दी और ये हमला किया इतनी तेजी से हुआ कि मुगल सेना तैयार भी नहीं हो पाई और ये घटना मराठा शक्ति के सर्वोच्च बिंदु का प्रतीक बन गई। पांचवा पॉइंट मलवा और बुंदेलखंड पर नियंत्रण। बाजीराव ने मध्य भारत के महत्वपूर्ण शासनों या क्षेत्रों जैसे मलवा, बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया और ये क्षेत्र उत्तर भारत में आगे की रणनीतियों के लिए आधार बने। छठा पॉइंट है माल गुजारी की वसूली, यानी उस समय मराठे दो प्रकार के कर लेते, टैक्स लेते, लगान लेते, जिनका नाम था चौथ और सरदेशमुखी। क्या नाम था? चौथ और सरदेशमुखी। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मराठों ने माल गुजारी के रूप में चौथ और सरदेशमुखी वसूलना शुरू किया, जो उनकी वित्तीय संपत्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, फिर निष्कर्ष ये निकला कि बाजीराव प्रथम की उत्तर भारत में विस्तारवादी नीति ने मराठा साम्राज्य को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उसके द्वारा अपने की रणनीति, गति, सैन्य चतुराई और राजनीतिक सूझबूझ ने मराठों को मुगलों के स्थान पर भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया था। सातवां पॉइंट है औरंगजेब की धार्मिक नीति का परीक्षण करते हुए समकालीन राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसके समकालीन राजनीति पर प्रभाव को समझने के लिए हमें शासनकाल 1658 से 1707 की धार्मिक दृष्टिकोण और उसके राजनीतिक विचारों के निर्णयों के संबंध में विस्तार से देखना होगा। पहला पॉइंट है दोस्तों औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने पूर्वजों की तुलनात्मक रूप से उदार धार्मिक नीति को छोड़कर इस्लामिक कट्टरता की ओर झुकाव दिखाया। उसकी धार्मिक नीतियों के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है, जिसमें से पहला पॉइंट आता है आपका जजिया कर की पुनः स्थापना। 1679 में तो जजिया कर की स्थापना करता है वो। हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाया जिसने अकबर ने समाप्त कर दिया, जिससे हिंदू जनता में क्या हो गया? असंतोष फैल गया। दूसरा है मंदिरों का विध्वंस। तो कई प्रमुख हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, उसमें हस्तक्षेप किया गया और उदाहरण काशी विश्वनाथ का मंदिर, केशव राय का मंदिर किसके द्वारा तोड़ा गया? तो औरंगजेब के द्वारा। गैर मुस्लिमों की उच्च पदों से निष्कासित करना, जो भी मुसलमान नहीं थे उसको अपने पदों से हटा देना। औरंगजेब ने कोशिश की कि प्रशासनिक सेवाओं में गैर मुस्लिमों की भूमिका सीमित हो। शराब, संगीत, ताश जैसे मनोरंजन के साधनों पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने इस्लाम विरोधी मानकर बंद कर दिया था। शरिया कानून का कड़ाई से पालन हुआ। उसने न्याय प्रणाली में इस्लामी कानूनों को पूरी तरह लागू करने की भी कोशिश की थी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है समकालीन राजनीति पर प्रभाव। अगर समकालीन राजनीति पर प्रभाव की बात करें तो औरंगजेब की धार्मिक नीति ने तत्कालीन भारत की राजनीति पर गहरे और दूरगामी प्रभाव डाले। हिंदू विरोधी नीति से असंतोष और विद्रोह। तो राजपूत विद्रोह 1679-1707, खासकर मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत औरंगजेब की नीतियों ने असंतुष्ट होकर विद्रोह कर उतर आए। औरंगजेब ने राठौड़ों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाया। मराठा शक्ति का उदय। तो छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति और दक्षिण में हस्तक्षेप के विरोध में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की थी। ये मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। फिर सिखों के साथ संघर्ष। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या हो जाती है और गुरु गोविंद सिंह संघर्ष सिख द्वंद्व की शुरुआत बनी, जो बाद में सिख साम्राज्य के रूप में उभरा, यानी मराठा के रूप में छत्रपति शिवाजी और राठौड़ों के रूप में आए और मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। फिर जाट और सतनामी विद्रोह। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान समुदाय और धार्मिक समूहों ने भी क्या किया? असंतोष फैल गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है साम्राज्य की एकता पर आघात। तो कैसे होता है? तो धार्मिक कट्टरता ने धार्मिक सहिष्णुता
और को समाप्त कर दिया, जिसने विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों के बीच विभाजन बढ़ा। शासन प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की भागीदारी कम होने लगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता पर असर पड़ा। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक और सैन्य समस्या। दोस्तों, औरंगजेब का ध्यान धार्मिक मामलों पर अधिक और राजनीतिक व्यवहारिता पर कम रहा, जिससे कई क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हो गई थी। यानी अगला पॉइंट आता है दक्षिण भारत में धार्मिक कट्टरता के साथ लंबा सैन्य अभियान चला, जिसने मुगल खजाने को खाली कर दिया और शासन पर कमजोर हुआ था गया। निष्कर्ष क्या निकला इसका कि औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। उसकी कट्टरता ने न केवल हिंदू बल्कि अन्य धार्मिक एवं अन्य जातीय समुदायों में असंतोष को जन्म दिया। इस विद्रोह की श्रृंखला बहुत शुरू हुई और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ और समकालीन राजनीति में एकता और स्थिरता के स्थान पर संकट और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और है। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा सिखों की अयोग्यता का कारण क्या था, उसको समझाइए। ये भी प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 9वां प्रश्न है मुगलों की राजनीति में सैयद बंधुओं का क्या योगदान था, उसको समझाइए। फिर 10वां प्रश्न आता है ऐतिहासिक ग्रंथों में बर्नियर व मनुज के ग्रंथों का परीक्षण करो। तो ये आपके लिए 10 क्वेश्चन जो भी आपके लिए बताए जाते हैं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और आशा करता हूं थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपने वीडियो को देखा और शायद लाइक किया होगा और कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। जिससे भी जानकारी अच्छी लगी हो आगे शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ताकि बेस्ट ऑफ लक एग्जाम आपका जो 9 तारीख को एग्जाम है मध्यकालीन प्राचीन या मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके लिए जो भी यहाँ से क्वेश्चन बने यहीं से बने और आप अच्छे से परीक्षा में लिख कर आ सके। लेकिन लाइक और कमेंट करना मत भूलें। आगे बताइए कि सर आप ये सुधार कर सकते हैं या क्वेश्चन छोटे वाले आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और परीक्षा में आपको कुछ याद इफेक्ट रहे। ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो 2 बार देखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अगर आपने 2 बार कम से कम भी देख लिया इस वीडियो को, प्रश्न गलत होने के चांस आपके बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।